बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वापस अपनी लेक्चर की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है। मैंने तो इससे पहले भी एक असाइनमेंट दिया था आपको, ये हेल्थ सप्लाई चेन के बारे में और जनरल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के बारे में दिया था। आप लोगों ने शायद वो अभी तक नहीं किया। अफगान स्टूडेंट्स तम दावे ना था माता तो मुख्य असाइनमेंट दर कड़ो चिता हेल्थ सप्लाई चेन वाला चीज़ अगले वो रहे दागी समरी जोड़ा के और असाइनमेंट मात्र प्रिंटेड फॉर्म के पका दे तासो पेज नहीं दलता पाकिस्तान की असोगिन वगैरह ते वर्के चिबिया मंगते दल तरावी ठीक था ची मंगते पर हार्ड फॉर्म के राउली ठीक था नो माता का असाइनमेंट पकार दे माता उसको सेकंड असाइनमेंट दर करे दाल गुरु वगैरह बात चीज़ दस यो रिकमेंडेशन दी समरी बरा हुआ से और रिकमेंडेशन वर्क हुई आगे बाने बाने कल को ठीक था। अच्छा, ये जो मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये पेपर अभी इसको हम डिस्कस भी करेंगे थर्ड लिंक में और हम कोशिश करेंगे कि इसको आप लोग पढ़ लें और इससे एक मॉडल आप अखज़ कर ले और उस पे जो है आप काम करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को एक दो तीन मॉडल और भी दे दूँ ताकि आप लोग जो फार्मास्यूटिकल वाले हैं वो भी इसको अपनाएं और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको भी वो देख लें और इससे एक अच्छा मॉडल आप खुद बनाएं। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा लॉजिस्टिक। अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, इकोनॉमिक यूटिलिटीज क्या है, यूटिलिटी बारह के मंगोल यूटिलिटी से तवाई दा गई दिया किस्मुन मंगोल चे कम कम किस्मुन दियो टाइम यूटिलिटी दा यो प्लेस यूटिलिटी दा यो फॉर्म यूटिलिटी दा तो दा मंग डिस्कशन पदे बाने को उस राजू लगवाई चे आया लॉजिस्टिक से तवाई व्हाट इज लॉजिस्टिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट according to the Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP, one of the most prominent organization for logistic professionals. According to them, logistic management is the part of supply chain. और दा हम मखकम तसर डिस्कस का कि logistic management जदे दा द supply chain management हिस्सा it is the part of supply chain management और अगर कि मंग से प्लान को implement को और कंट्रोल को जो भी हम कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हम रिवर्स लॉजिस्टिक भी करते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक से क्या मुराद है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक चीज में खराबी आ जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पैकेज आपको मिला है, उस पैकेज में मसला है, अगर पैकेज के मसला अगर पैकेज को वापस कवलम दी गया जिस मसला पर गिराश या पैकेज वापस कवलम दी अगर रिवर्स चिकला वापस दी प्रोडक्ट खपल एक अपने तजी जे कम दे के अगर जो शवे दी कम एक अपने ता अगर प्रोवाइड करे अगर ते चिकला वापस लेकिन अगर रिवर्स लॉजिस्टिक कला कला मंग द रिवर्स मार्केटिंग के मचो चे अगर कला कला मसला राशि रिवर्स मार्केटिंग से मतलब दे अगर रिवर्स लॉजिस्टिक अंदर राशि ठीक ना। हाँ, देखिए मंग से कहो अकॉर्डिंग टू CSCMP मंग तागा सवाई she logistics stability the flow of storage and storage of goods services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customer requirements। अब इसका क्या मतलब बनता है कि कम चीज चिस्ता द फ्लो भी द स्टोरेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ना और बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन चरता चिदा जुड़ीगी और जे चरता दा इस्तेमालीगी आगे तरमन से कम लेन देन की या रिक्वायरमेंट बराबरी गई तो लॉजिस्टिक। अभी उर्दू में बता दूंगा कि जो आप लोग लॉजिस्टिक इसको ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे अल्फाज में यहाँ पे डिस्कस किया है इस CSCMP जो इन लोग अपना एक डेफिनेशन है इसके हवाले से जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों ने बताया है कि लॉजिस्टिक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसमें हम क्या करते हैं कि प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने रिवर्स फ्लो को भी और जो भी हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड। अगर आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा हो तो हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, हम इसमें जो है अपना अच्छा वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी में भी लॉजिस्टिक में भी हम ये देखते हैं कि आप एक चीज को कैसे प्रोसेस करते हैं, फ्लो उसकी क्या होती है। अगर आप स्टोरेज को देख लें, बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन को देख लें और किस तरह आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो ये सारा के सारा काम लॉजिस्टिक का ही। जी एनी क्वेश्चन हियर? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो सवाल भी दलता कॉलेज दिया मख की ठीक ना। अच्छा, थोड़ा सा इसको और भी डिस्कस करते हैं। अब उसी डेफिनेशन को अगर आप उठा लें
तो कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या होती है? कस्टमर रिक्वायरमेंट मतलब ची नीड्स एंड वांट्स। अब आगे के मुख्तलिफ सर रीजन दरात देशी ची आया दी वांट्स और नीड्स ची दी आगा अगर मैन्युफैक्चर ची दी पूरा कवले शी दी रिटेलर को तुबा नहीं करना। तो कदी कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दा गता ते उधर गत है। अज़का चिताता कंप्यूटर या मोबाइल टेक्नोलॉजी जिदा अदा कस्टमर रिक्वायरमेंट मुताबिक चिता ता कम्युनिकेशन दरकई ची आया स्ता प्रोडक्ट कम जे तरालो कम जे के दे वेयर हाउस के दे दरलो प्रोसेस शो या चिदे पाकिस्तान तरालो लकुस्ते उसी से ऑर्डर के जता उस्ते मिसाल लको मा उस ना वॉच 4 सैमसंग बैंड न दे सॉरी बैंड न दे वॉच थे आगे तमा द स्ट्रैप्स दा कड़ियो ऑर्डर कड़ियो और इवन अगर तकरीबन 3-4 रुपए माना पाकिस्तानी कट शुए दा क्रेडिट कार्ड ना और अगला कई किस्म ता फ्रीबीज प्रोडक्ट्स तस तमा फर्स्ट लेक्चर के विच फ्रीबीज प्रोडक्ट्स भी और दा अलीबाबा एक्सप्रेस या दा सिनूर चिदी अगी दा ऑफर कई नो अगा मा ऑर्डर को चिकल मा अगा ऑर्डर को नो अगा मा ता मिलाओ शो तकरीबन विद इन 31 डेज के माता अगा प्रोडक्ट मिलाओ शो अगा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है वाकई माने 3-4 रुपए माना क्रेडिट कार्ड माने कट शो इस लका दगा उनो को कना मिसाल ज्यादा पैसे वाना सीधा फ्री बीस प्रोडक्ट्स तासुम अलीबाबा एक्सप्रेस पानी चदे अली एक्सप्रेस पानी चदे तासु ऑर्डर के तासु पखपल चेक कई चिकला का इंफॉर्मेशन तासु गोरे जे कम जे तरालो कम जे नजर आगले अगर तासु तो ऑनलाइन उमागा पोर्टल बने तासु तो मिलावी वही पोर्टल पे आपको वही इंफॉर्मेशन मिलता है जब आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। मैंने अली एक्सप्रेस का मैंने आपको मिसाल दे दी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस अभी रहा है कि अक्टूबर में मैंने उसको ऑर्डर किया और अभी नवंबर में मुझे मिल गया लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगता है टाइम तकरीबन आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है लेकिन ये है कि आपको वो मिल जाता है। अब उसमें जो है टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है कि वही मैंने मोबाइल से ऑर्डर किया था तो उसी वो रियल टाइम के लिहाज से वो आपको बता रहे थे कि आपको इतने टाइम में ये मिल जाएगा और उसी टाइम के लिहाज से वही चीज़ मुझे मिला है। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह टाइम की अहमियत भी ज़्यादा है कि रियल टाइम को देखा जाता है और कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वही चीज़ आप ऑर्डर करें। अब वो चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया था चाइना से वही चीज़ मुझे मलेशिया से मिली क्योंकि मलेशिया में वही प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा था। अगर फॉर एग्जांपल वो फ्री भी मिल रहा था तो वहाँ से वो चीज़ उठाया और मुझे वो मिल गया। ठीक है? तो मैंने ये मिसाल आपको दे दी। अब आते हैं थोड़ा-सा इसका सेकंड रीज़न क्या है? उसमें जो मास लॉजिस्टिक और टेलर लॉजिस्टिक। अब मास लॉजिस्टिक तो उसे कहते हैं जब आप सारे जो कस्टमर है, जो चीज़ वो चाहते हैं तो वो मास लॉजिस्टिक मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये शूज़ है, 8 नंबर के शूज़ है, मुझे यही व्हाइट शूज़ मिल जाए। तो इसी तरह मेरी तरह और भी लोग होंगे, हज़ारों लाखों में कि वही चीज़ वो चाहते होंगे। तो वो ऑल टाइप्स ऑफ जो लोग होते हैं, उसी लॉजिस्टिक सर्विस से अगर वो करते हैं, वो चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो वो मास लॉजिस्टिक। मौत आना और गुनाह के बाद तौबा। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तासु क्वेश्चन ही तासु कवले शे जी। हाँ, तो इसका क्या मतलब है मास लॉजिस्टिक का कि आप वही चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सब जो वो एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको मास लॉजिस्टिक में कंसीडर किया लग सबर का लग लग सबर जमाई अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे मास लॉजिस्टिक। तो मास लॉजिस्टिक में क्या था कि हमने ये डिस्कस किया कि यार आप सबके लिए एक ही अप्रोच वो अपनाएं मतलब आपको क्या चाहिए आप वन साइज फिट्स ऑल। इसका क्या मतलब है कि आप एवरी कस्टमर जो है सेम टाइम्स और सेम लेवल ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस जब वो अपनाते हैं तो वो क्या मास लॉजिस्टिक में आता है। ठीक है? अगर टेलर की बात की जाए जिसमें एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स या आपके कुछ कस्टमर जो होते हैं जिसके नीड्स एंड वांट्स एक जैसे होते हैं तो उसके लिए वो सर्विस दे दिया जाता है तो वो टेलर लॉजिस्टिक कहलाता है। अब मास स्टोर
इसमें फर्क क्या है? मतलब मास जो क्या कहते हैं, मतलब आप बल्क में क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन टेलर में आपकी क्वांटिटी हमेशा के लिए शॉर्ट होती है, तो आप उस हिसाब से जो है वो कुछ महदूद जो कस्टमर्स होते हैं उसको आप वो सर्विस देते हैं टेलर लॉजिस्टिक। वह जब मास लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसी हिसाब से आप मास लॉजिस्टिक ऑफर करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक। आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होगी। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लॉजिस्टिक भी दे दिए जाते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो क्या होता है कि वो फूड और मेडिकल सप्लाई जब उसको दे दिए जाते हैं तो वो उसको ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट जिस तरीके से किए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक कहलाता है। वो इसीलिए कि आप जिसमें आपकी कोई आप प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं होता। ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक में क्या है, ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक में कि इसमें आपका प्रॉफिट मोटिव काम नहीं होता। आप बस फ्री में सर्विस देते हैं, फ्री में फूड देते हैं, और आपका मकसद क्या होता है कि यार लोगों को फायदा हो, लोगों को आप सोशल सर्विस एक किस्म का दे दें। और आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी, इस पे कोई कॉस्ट आप नहीं लगाते हैं। वो गवर्नमेंट होता है या कोई एनजीओ उसको स्पॉन्सर करता है, एनजीओ के सारे खर्चात उठाता है। तो क्या होता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिक में भी आप इसको देखते हैं कि किस तरह इसको आप सही तरीके से कर लें। अगर आपका अपना लॉजिस्टिक जो चेन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अगर वो सही है तो फिर ये ह्यूमैनिटेरियन भी आपका सही रहेगा। अगर वो सही नहीं है तो ये ह्यूमैनिटेरियन भी उसी तरह का खराब रहेगा। ठीक है। अब उसमें जब हम द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक को देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक जिस तरह मैंने पहले बता दिया था कि बिजनेस लॉजिस्टिक या आप जिसके भी कॉन्सेप्ट उठा लें, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये तो आप कह सकते हैं कि ये तो पहले से मौजूद है। अगर आप देख लें तो ये बीआरआई के जो मैंने मिसाल दे दी है, ये पुराना सिल्क रूट है। जी, यहाँ पे कुछ हजरात होंगे जिससे मैं सवाल करूंगा। जी, डॉक्टर हसन हसन मोहम्मद साहब, आप बता सकते हैं सिल्क रूट के हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जी सर। सर कौन सा सिल्क रूट के बारे में प्लीज? ये चाइना के बारे में, चाइना का सिल्क रूट जी है। जी जी, जी जी बिल्कुल, शाहरा कराकोरम। बिल्कुल। उसके बारे में आप थोड़ा सा ये डिस्कस करें कि उसमें क्या था और अभी उसी चीज को दोबारा उसको क्या नाम दिया है। किस हवाले से सर? जी जी, मैं इसी आपके बारे क्वेश्चन में। को पूरा पिक नहीं कर तो पाया मैं actually। आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास वो पहला जो सिल्क रूट था, वो तो तकरीबन उसका नाम तो खत्म है, लेकिन उसको एक नया नाम दिया है जिसको बीआरआई कहते हैं। उसके हवाले से मैंने आपसे पूछा कि उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसको क्यों बीआरआई का नाम दिया है। नहीं, ये न्यू नेम तो मुझे नहीं है पता सर इसके। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। वन ये सिल्क रूट, वन बेल्ट वन रूट का इस तरह का कोई नाम है शायद। जी जी वही है, असल में ये बीआरआई का ही है। बीआरआई जो है चाइना का वही सिल्क रोड है, उसको नया नाम दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसके जो दूसरा नाम है वही वन बेल्ट और वन रोड जो है वही नाम दिया है। ये क्या है, इसमें जो ड्राई पोर्ट का मैंने अभी पहले डिस्कशन किया, फर्स्ट लिंक जो मैंने शेयर किया था मीटिंग का, उसमें मैंने कुछ डिस्कशन किया कि उसका जो ड्राई पोर्ट है, सी पोर्ट है, मुख्तलिफ ममालिक में बन रहे हैं। और वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह मिडल ईस्ट और यूरोप और जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स को लिंक किया जाए, ताकि ये इजीली ये जो आपका ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक और ये जितना भी आपका सप्लाई चेन है सही तरीके से हो जाए। अदरवाइज अगर आपका फिर एक जगह पे माल आ जाता है वहां पर पड़ा रहता है, तो उससे क्या होता है कि मसले भी क्रिएट होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि टाइम भी लगता है, और कभी कभी आपका प्रोडक्ट जो है सही तरीके से वो मिल नहीं जाता, खराब हो जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि इसकी अहमियत ज्यादा है। और ये पुराने ज़माने की बात है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ये आपका तकरीबन बहुत ज़माने से है। मतलब आपके तकरीबन हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी आप देख लें तो उसमें 1950s और 1980s के दरमियान जो है उसमें लॉजिस्टिक को बहुत कम अहमियत हासिल थी। उसमें ये नहीं देखा जाता क्या लॉजिस्टिक क्या है, सप्लाई चेन क्या है। तो लेकिन बाद में ये पता चल गया कि बिजनेस लॉजिस्टिक जो है ये आपका बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और उसमें ये भी देखना है कि आप क्यों करते हैं, और ये क्यों इसके लिए पैकेजिंग करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि आपके जो कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो सही तरीके से मिल जाए और वो खराब ना हो। ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक रेगुलेशन। अब ड्यूरिंग 1970s और 80s में, अब इकोनॉमिक रेगुलेशन में अगर आप देख लेंगे तो डीरेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, और उसमें रेट्स, फेयर और जितने भी एंट्री और एग्जिट थी, और इस तरह मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि यूएस जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, अगर आप चाइना की भी मिसाल ले रहे तो चाइना का जो लॉजिस्टिक्स सर्विस है, ये तकरीबन आपका 90s के बाद हुआ है। 90s के बाद उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि यार लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जो है वो उसका अहम कर, क्योंकि 1960 से पहले जो है चाइना के हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो खुद भी इस तरह के जो थे, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। और 1960s के बाद जो है उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर इसके बाद जो है फिर कंपनीज और ये सारी चीजें जो हैं ये बनाई हैं। इससे पहले जो था, हाँ, क्योंकि उन लोगों का प्रोडक्शन था लेकिन इस तरह नहीं था जिस तरह अब है, और इतना अभी एडवांस भी है, और आप कह सकते हैं कि चाइना जो है डेवलप कंट्री है, क्योंकि इसमें जो लॉजिस्टिक का काम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, आजकल जो है हमें वहां से मिसालें मिलती हैं। और वो जो अब मिसालें हम देते हैं, तो पहले हम यूएस के देते थे, वेस्टर्न का देते थे, यूरोप का देते थे, लेकिन अभी जो है हम मिसालें देते हैं तो वो चाइना का ही देते हैं। अब इसमें एक और चीज है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। अब क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट एक जैसा नहीं है, मतलब उसमें जो है खामखा वो चेंज होता रहता है, उसमें कस्टमाइज कस्टमर की बात होती है, चेंजिंग फैमिली रोल्स की भी बात होती है, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है, और उसके हवाले से फिर आप ये देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, आप लोगों के साथ मैंने एक बाइंग डिसीजन बिहेवियर के हवाले से एक डिस्कशन किया था, आप लोगों से मैं अभी सवाल करता हूँ। जब आप एक नॉर्मल चीज़ें खरीदते हैं, मतलब आप चाय खरीदते हैं, या आप बिस्किट खरीदते हैं, या आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आप शुगर खरीदते हैं, तो वो कौन से बिहेवियर में आता है? कोई एक बताइए जी, माइक ऑन करके। जो मैं खुद उसमें से एक बंदे को, जी डॉक्टर विकार साहब, आप बताइए कि जो कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब बाइंग बिहेवियर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो उसके हवाले से मैंने आपसे एक सवाल पूछे कि अगर आप मैं नमक लेता हूँ या शुगर लेता हूँ तो वो कौन से बिहेवियर में आएगा, कौन से बाइंग बिहेवियर में आएगा? सर ये तो रूटीन रूटीन बाइंग बिहेवियर है। नहीं, रूटीन नहीं है, असल में उसको हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कहते हैं। वो हाँ इस हैबिचुअल, हाँ ये बिल्कुल राइट। तो यही है कि कस्टमर्स की फिर एक्सपेक्टेशन और वो चेंज होती रहती हैं, तो उसके साथ साथ क्या है कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आता है। अगर आप देख लें तो आज से 10 साल पहले आपका बिहेवियर कैसा था, मतलब आप जब चीज़ खरीदते थे, और अब कैसा है, वो आपका लाइफस्टाइल से भी चेंज होता है, फैमिली रोल्स के भी हवाले से भी चेंज होता है, और आपका कस्टमर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी। और इसी तरह आपके क्या है कि आपके लॉजिस्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हम अब आगे पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की अहमियत ज़्यादा है, वो कौन से हैं। तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से लॉजिस्टिक में क्या चीज़। अब टेक्नोलॉजी क्योंकि आपको ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है, और आपका कहाँ पर डायरेक्ट होता है, कहाँ पर जो है आपका इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, अल्टीमेट सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई और एक्सटेंडेड सप्लाई, इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं एक से सवाल करूँगा, थोड़ा सा आप लोग भी मुझे बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितना पढ़ा है, ठीक है? अच्छा, जी मज़हरुल्लाह, मुझे आप बताइए एक्सटेंडेड सप्लाई क्या है, अल्टीमेट सप्लाई क्या है, और डायरेक्ट सप्लाई क्या है? जी। आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताएँ। अच्छा, आप करें। अच्छा, मिस मरीना, आप बताएँ कि एक्सटेंडेड सप्लाई क्या है, डायरेक्ट सप्लाई क्या है, और आपके पास जो अल्टीमेट सप्लाई चेन, ये क्या है? आप थोड़ा-सा बता सकते हैं? दिस वाज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। जी, कोई एक बता सकता है? अगर ये नहीं, तो कोई और बताएँ।
सर डायरेक्ट सप्लाई जिस तरह हम जो आपने सर अभी हैबिचुअल की एग्जांपल दे दी सर ठीक है इसकी। हेलो सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। एक डायरेक्ट सप्लाई होती है सर और एक एक्सटेंडेड सप्लाई होती है, एक अल्टीमेट। डायरेक्ट सप्लाई में सर हम इस तरह करते हैं कि जो सप्लायर होता है वो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जिस तरह एक एक कंपनी हो गई सर, अगर एक कंपनी के हम एग्जांपल ले ले ठीक तो है उससे हम डायरेक्ट एक मतलब एक अगर हम अपनी मेडिसिन कंसीडर करें सर इधर, तो हम डायरेक्ट किसी कंपनी से डिमांड करते हैं, तो इस तरह ये डायरेक्ट सप्लाई में आ गए सर। अल्टीमेट एक्सटेंडेड सप्लाई वो हो गई अगर इसमें सर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसीडर करें। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसके अपने सर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलर्स होते हैं, तो फिर उसमें एक्सटेंडेड सप्लाई आती है सर। लेकिन और अल्टीमेट ये होती है सर कि एक कंपनी है और उसका जो क्या है उसमें बीच में जो सप्लायर होता है और वो हमें डिमांड मतलब जो हमारी डिमांड मीट करते हैं उसको हम अल्टीमेट कहते हैं। अच्छा इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था सप्लायर सप्लायर्स और इसी तरह कस्टमर जी जी कस्टमर आपको याद जी हो जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो क्या है थोड़ा सा ये बताएंगे। सर मैं जरा क्वेश्चन रिपीट करें दोबारा। जी मैंने आपको इस क्लास में ये भी बताया था कि सप्लायर सप्लायर्स क्या रिलेशन है, इसी तरह कस्टमर कस्टमर्स। अगर आपको याद हो तो ये दो चीजें जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। जी सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, मैंने ये कस्टमर कस्टमर के बारे में बताया था। जो आपका इनिशियल सप्लायर होता है ना, उसके हवाले से मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि इनिशियल सप्लायर और आपका एंड यूजर होता है वो कस्टमर कस्टमर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग समझे। जो आपके फर्स्ट लेक्चर है इसमें कोई मसला हो, जो आपको नहीं आता तो आप कोशिश करें मुझसे पूछ लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि डिसइंटरमीडिएशन, द रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड डिसइंटरमीडिएशन। अब इसका क्या मतलब है, जब आप टेक्नोलॉजी की अहमियत को ज्यादा दे लेकिन उसमें इंटरमीडिएरीज को हटाते हैं। इंटरमीडिएरीज क्या है, जो आपके इस प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हैं तो ये लोग फिर खत्म हो जाते हैं। उसमें से आपके फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लॉजिस्टिक या आपके जो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में, अगर आप बैंक की मिसाल ले लें, कोई और ले लें, अगर आपका अपना एक सेगमेंट बन जाता है तो अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है तो क्या होगा, उसकी जो है मतलब वो आपके बीच में जो उसका वो होता है रिलेशन, वो खत्म हो जाता है। अब डिसइंटरमीडिएशन क्या है कि आप किसी उसके दरमियान जो भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया या आपके जितने भी पार्टनर्स और हैं, उसको खत्म करना क्या बन जाता है, डिसइंटरमीडिएशन बनता है। और ये आपके कभी कभी आपके लॉजिस्टिक सिस्टम को इफेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आपके लिए ये लोग जो है कस्टमर भी ढूंढते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप लोग इसको हटाते हैं, जब हटाते हैं तो उसको डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं। कभी कभी आपको ये फायदा भी हो जाता है क्योंकि आपका कॉस्ट कम हो जाता है, आपका जो है फायदा ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपका कभी कभी ये जो है मसला भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं या आपको अगर कोई स्मॉल क्वांटिटीज में देते हैं तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अगर आप आपसे लार्ज क्वांटिटी में लोग ज्यादा वो ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए तो फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई स्मॉल क्वांटिटी में एक चीज वो आपसे ऑर्डर करता है तो फिर उसमें मसला बन जाता है, क्योंकि अगर आप उसको फिर टाइम पे नहीं पहुंचाते तो वो भी एक मसला है। तो इसलिए इन लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से फिर अगर आप इसको हटाते हैं तो ये भी एक मसला है। मेरे ख्याल मैं खुद जो अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ सप्लाई चेन को, तो मेरे हिसाब से जो है इस सप्लायर्स रिलेशन को हटाना नहीं है, ना इस डिस्ट्रीब्यूशन के जो दरमियान जितने भी आपके एजेंट्स इसको हटाना नहीं है। अगर आप किसी तरह एक या दो को हटाते हैं तो फिर आपका जो वो मार्केट शेयर होता है किसी ना किसी तरीके से वो खराब हो जाता है। अच्छा इसके बाद है ओमनी चैनल रिटेलिंग। ओमनी चैनल रिटेलिंग क्या है कि आप किसी तरह कस्टमर को वही एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिस तरह वो आप ऑनलाइन सर्विस से देते हैं। तो ये ओमनी चैनल रिटेलिंग पे आता है। मतलब आप जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं, मतलब जो लोग ऑर्डर करते हैं आपसे, जो भी लोग आपके साथ एंगेज हैं कि यार कोई चीज़ आपसे ऑर्डर कर लें, तो वो ओमनी चैनल रिटेलिंग में आता है।
जो भी रिटेलर आपसे ट्रांजैक्शन करता है, जो भी आपके साथ वो ऑनलाइन रिलेशन इन स्टोर और मोबाइल ऐप से जो भी आपको वो एक्सपीरियंस दे रहा है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, तो वो क्या बनता है, ओमनी चैनल रिटेलिंग में आता है। और इसी तरह एक और चीज भी है जिसको इसके हवाले से देखा जाता है। अब ओमनी चैनल जो है, आप देख ले, इसमें आप जो भी ऑर्डर करते हैं तो स्टोर्स इन्वेंट्री से, फिर उसके लिए आप डिमांड फोरकास्ट करना, जितना भी आप करते हैं तो वो आप ओमनी ओमनी चैनल से करते हैं। और ज्यादातर आप अगर अली एक्सप्रेस को ले लें या अली बाबा, तो वो ओमनी चैनल रिटेलिंग में आता है, क्योंकि आप एक चीज ऑर्डर करते हैं, बल्क में ऑर्डर करते हैं, तो उसमें आपको 100 200 300 1000 में आपको क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए फायदा। अच्छा, एक माइन इज आउट, ये कौन है असल में, ये मैंने जो लिंक शेयर किया है, अभी भी लिंक मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, ये सेकंड लिंक है। ठीक है, फर्स्ट लिंक को आप क्लिक ना करें, सेकंड लिंक को करें तो आपको आप क्लास में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जो लास्ट एलिमेंट है बट नॉट द लीस्ट, वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड। वो आप लोगों को पता है कि आजकल जो दुनिया है, इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज फॉर अस, क्योंकि हम इसमें जो है ज्यादातर इन चीजों को देखते हैं कि कहाँ पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है, कहाँ पर जो है हमारा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, ट्रेड कहाँ से करते हैं। तो लाइक लॉजिस्टिक इसमें क्या अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब आप ज्यादातर लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो आपका मकसद और आपका ज्यादातर ध्यान कंटेनर की तरफ जाता है, क्योंकि कंटेनर जो है, शिपिंग कंटेनर, ज्यादातर माल आपका इसी शिपिंग कंटेनर में आता है, और उसके लिए आप इस तरह का एक मेटल बॉक्स, जिसको हम कंटेनर कहते हैं, तो आपको मुख्तलिफ जगहों से जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो इसी कंटेनर से आता है। तो ये क्या है कि आपका ट्रेड अगर आप उठा ले तो आपका हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा सोच कहाँ पर जाता है जी, शिपिंग कंटेनर की तरफ। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड तो ऑलमोस्ट आपका हर चीज में होता है आजकल जो है। लोग इन्वेस्टमेंट उस बिटकॉइन में भी कर, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद हमारा ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक जो है उसके साथ, और हमारा मकसद कहाँ पर जाता है जी, शिपिंग कंटेनर की तरफ, क्योंकि वो मेटल बॉक्स जो है हमारा सप्लाई चेन में वही अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं या किसी भी चीज के जरिए आते हैं, अगर आपका बाय रोड आता है, बाय वाटर आता है, मतलब किसी समंदर के जरिए आ जाता है, तो ये क्या है कि सारा काम हमारा वही उसी हिसाब से आता है, मतलब वो कंटेनर पे हमारा ध्यान ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, वी आर गोइंग टू टेक अनदर ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स या 10 मिनट्स हम ले लेंगे। और आप लोग इस तरह कर लें कि वो पेपर जो अभी मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इस रिसर्च पेपर को अभी दोबारा देख लें, और उसको अभी हम थर्ड लिंक जो मैं अभी मीटिंग का शेयर कर रहा हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करें कि आप लोग उसको सही तरीके से पढ़ लें, और अभी उसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा एक प्रोडक्टिव सेशन बन जाए। और इस पेपर्स को हम, एक मैंने आपको बता दिया कि इसको एज अ मॉडल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा पेपर है। और कोशिश करें कि इसको फूड सप्लाई चेन को आप समझें। अभी तक जो हम ये कर रहे हैं जो जनरल है, और ये जो लेक्चर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हेल्थ के हवाले से भी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ, क्योंकि कुछ हमारे पास जो है यहाँ पे हजरात डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल उससे भी हैं, और कुछ भी वैसे ही जनरल डॉक्टर्स भी हैं, और तो इसको मेडिकल डॉक्टर्स शायद यहाँ पे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने हिसाब जो आपको चाहिए उस हिसाब से मैं आपको रिसर्च पेपर दूं, केस स्टडीज दूं, ताकि आप लोग अपने ही फील्ड को मतलब आप और एडवांस कर सकें इस पेपर से। तो अभी जो है अब मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। कोशिश करें कि इस पेपर को देख लें। हम नेक्स्ट मीटिंग जो है अभी थर्ड लिंक मैं आपको के साथ शेयर करूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।